बाब नंबर 11 इल्यूशन। मैं राहगुजर हूँ रात का, कि जिक्र है सरमा की एक बरसात का। ओढ़े चूहा एहतियात का, मैं लेने निकला अखबार आदमजात का। झोंपड़ी बियाबान बस्ती जंगल शहर कस्बे घर महल, मैंने देखा सब जाने सच। दबाए राज सीने में, अब निकालूं मैं कोई हल। ए मुझको पढ़ने वाले कारी, ए अल्फाज बुनने वाले लिखारी। लिख मेरा तजुर्बा दास्तानों में, ये किस्सा नहीं नकल शुदा किसी अफसाने से। मैंने देखा बुनता है इल्यूशन हर वो शख्स जो हो नाखुश जिंदगी से, जिस पे टूटी सख्ती हो या जिससे लिपटी कमबख्ती हो, जिससे देखे इम्तिहान कहीं, जिससे जिंदगी के ढके इब्हाम कहीं। इल्यूशन उससे निकाले अंधेरे से, है उम्मीद तलूफ होंगे सूरज सवेरे से। मैंने देखा बुनता है इल्यूशन हर वो शख्स जो हो मुतमईन जिंदगी से, हो जिसको सराहाया गया हमेशा, रहा हो जिसका जीवन शहसवार के जैसा, जिससे देखे ना हो कम हयात ने बस किए हो करम। मगर जो आज तुम पे राज खोलूं, सुनना गौर से हर वो बात जो मैं बोलूं। इल्यूजन सारे वक्ती हैं, उनमें रहने वाले कम हिम्मती हैं। चाहे गम के माहो साल हों कहीं, चाहे खुशी के जाल कहीं। एक वक्त एक मुद्दत बाद इल्यूजन टूटना तशफी है, वगरना जिंदगी मनफी है। मुसद्दत के चाहे आलम हो, चाहे दर्द के ठहरे बादल हो, सामना उनका दलेरी है, मुंह मोड़ना उनसे गैर जरूरी है। जो राह गुजर की बात मानो, मुद्दत बाद सारे इल्यूजन को मात दे डालो। तुम हो जिंदगी के जरूरतमंद सपाही, हटाओ पर्दे जिनके पार है स्याही। करो सामना हयात का, गम की बरखा खुशी की बरसात का। ए बंदाए बशर ताकत से अपनी तुम नावाकिफ हो, जो वक्त आए तो हाँ तुम भी कासिब हो। फिर उतारो मुखट इल्यूजन के, छोड़ो किस्से सहूलत के। धुल जाएंगे गम ये सारे, वारे फिर से होंगे न्यारे। जिस दिन मानोगे हकीकत तुम, और तोड़ दोगे इल्यूजन सारे। मौजूदा दिन से एक हफ्ता कबल बीजिंग चाइना। ये बीजिंग के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस का मंजर है। भूरी दीवारों पे मुख्तलिफ पेंटिंग्स आवेजा थीं। खिड़की के ब्लाइंड से रोशनी हानू की सूरत अंदर आ रही थी। सारे में एक नफीस परफ्यूम की खुशबू फैली थी। संगे मरमर की चौकोर मेज के एक पार प्रिंसिपल की कुर्सी थी और दूसरी जानिब दो और कुर्सियां, जिनमें से एक पे इस वक्त मीरा गंभीर बैठी थी और दूसरी पे उसकी बेटी एजल मुखिब। उसकी सब आंखों में वीरानी थी। प्रिंसिपल साहिबा, जो कि चीनी नकोश की हामिल कोई 40 से 45 बरस की फिर सी हाथून थी, उन्होंने एक कागज़ मीरा के सामने रखा। वो कोई रूटीन टेस्ट था जिसमें माय पेरेंट्स इस मौजू पे एक मजमून लिखना था। मजमून नहीं लिखा गया था, हाँ, मगर सफ़ा खाली भी नहीं था। उस सफ़े पर बस सिर्फ एक सतर लिखी थी, आई विश आई हैड नो पेरेंट्स। मीरा सुन्न हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, हलक में कांटे से उगाए। उसे बेयकीनी से अपने पहलू में बैठी बच्ची को देखा। दीवार के साथ रखे सोफे पे एक और औरत बैठी थी, जो अब कहना शुरू हुई थी, मैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हूँ। प्रिंसिपल साहिबा के कहने पे मैंने आज आपकी बेटी से बात की और आपकी बेटी अपने अल्फाज ऑन करती है। वो रवानी में अंग्रेजी बोल रही थी। मीरा अब भी टुकर टुकर अपनी बेटी को देख रही थी, जो हाथों में पेपर वेट को घुमा रही थी। एजल ने कई बार आपको और आपके शोहर को लड़ते देखा है। वो रुकी, आवाज़ धीमी कर ली। आपकी बेटी ने अपने बाप को आप पे तशद्दुद करते भी देखा है। बच्ची का जहन पूरी तरह डिस्टर्ब है। ना एजल गेम्स में हिस्सा लेना चाहती है, ना उसका पढ़ाई में दिल लगता है। सॉरी बट नो सॉरी, आप अपने साथ एक और ज़िंदगी तबाह कर रही हैं। एक नहीं, दो। मीरा के लब होले से फड़फड़ाए। प्रिंसिपल उलझी। मैं समझी नहीं मिसेस मलिक। मीरा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, प्रिंसिपल को देखा, खुशकोते लबों पर जुबान फेरी। अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, उससे कहते हुए इज्जत को कुर्सी से नीचे उतारा और उसका बैग हाथ में लिया और तेज से इस कदम लेती उस घुटन सदा माहौल से निकल आई। स्कूल के ग्राउंड में खड़े होकर उससे गहरे लंबे सांस से आंखें भर आईं। तुमने ऐसा क्यों लिखा है इजिल?
घुटनों के बल वो उसके पास आकर बैठी। तुम इन लफ्ज़ों को ऑन नहीं करती ना? हेज़ल चंद पल उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके कान के पास झुकी। आई ऑन माई वर्ड्स मम्मी। मीरा साकित रह गई। आई हैव अ सजेशन फॉर यू। वो मीरा के कान के पास झुकी हुई थी। आपको बेबी मारना चाहिए। डैडी इज राइट। मीरा टहल कर पीछे हटी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल एक लम्हे के लिए बंद सा हो गया। तुमसे ये सब किससे कहा बेटा? मैंने आपको लड़ते और बात करते देखा। डैड ने आपको मारा भी था, वो भी देखा। यू नो वट मम्मी, मैंने वो वर्ड्स क्यों लिखे? वो शख्सा अंग्रेजी बोल रही थी। आंखें अजीब सी थीं। वो अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। क्योंकि आप दोनों झूठे हैं। आप कहती थी आपको चोट लगी, बट आपको डैड मारते हैं। डैड कहते हैं फादर हीरोज होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगते। आई विश आई हैड नो पेरेंट्स। उसने एक बार फिर कहा, और मीरा के लिए ये पैरों से ज़मीन निकल जाने वाला लम्हा था। उसे आज तक लगा था वो अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त कर रही है, मगर यहाँ तो कहानी पलट चुकी थी। वो अपनी बेटी को बचा नहीं बर्बाद कर रही थी। ये आगाही का लम्हा था, ऐसी आगाही जिससे कई दिन मीरा गंभीर को बेकली बेचैनी में मुलविस रखा। उसका बनाया हुआ इल्यूजन टूट रहा था। हर इंसान की तरह उससे बेचैनी हो रही थी। कई दिन बाद आज वो एक बार फिर मुहब के सामने खड़ी थी। आंखें रोई रोई सी, चेहरा सुर्ख। वो बेड पे उसके सामने बैठी थी। कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट है और अब तुम मजीद कोई जिद नहीं करोगी मीरा। ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ। वो रफ से हुलिये में लैपटॉप गोद में लिए बैठा इतला दे रहा था। मैंने तुम्हें बताया था ना मोहब, इज्जत पे बुरा असर पड़ रहा है। तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। वो रोबोटिक अंदाज से बोली। इसीलिए तो कह रहा हूँ इस झंझट से जान छुड़वाओ ताकि हेजल पे ध्यान दे सको। अजीब चिढ़ है मुझे फैमिली बनाने से। वो नागवारी से बोला। तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे। तुम बाप हो उसके। हर बेटी अपने बाप में अपना हीरो देखती है। तुम उसे खौफजदा कर रहे हो मोहब। हमारी बेटी का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मसला आने वाला बच्चा नहीं है, मसला तुम्हारा रवैया है। क्या तुम इसे बदल नहीं सकते? मोहब ने नजरें स्क्रीन से हटाई, चेहरे पे सख्ती आई। उससे मीरा की कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में ली, आईनी गिरफ्त। मुझे ज़्यादा बोलने वाली औरतों से नफरत है। मुझे ना मत किया करो, मुझसे बहस मत किया करो। उससे कलाई को बुरी तरह से मुड़ा। अच्छी औरतों को घर बनाना आता है। बेटी को इल्यूजन दिखाओ कि सब ठीक है। अच्छी औरत होने का सबूत दो। अच्छी औरतें चाहे मर रही हों, बर्बाद हो चुकी हों, मगर दुनिया को एक इल्यूजन दिखाती रहती हैं कि वो खुश हैं। क्या तुम अच्छी औरत नहीं हो मिसेस मुहब? सफाकी से कहते हुए झटके से उसकी कलाई छोड़ वो दोबारा स्क्रीन देखने लगा, और मीरा उसे, वो जैसे ख्वाब से जागी थी। एक शहर था जो टूट गया था। अल्फाज नहीं, आईना थे जो उसे एक हकीकत से रोशनास करवा गए। थोड़ी देर बाद वो एक बैग तैयार किए हुई थी और मोबाइल कान से लगा रखा था। दूसरी जानिब कैस गंभीर अपने कमरे में मौजूद था। जब मेरी मोबाइल उसके पास लेकर आया, स्पीकर ऑन किया और मोबाइल उसके सामने रखा, कैस सीधा हो बैठा। दोनों भाई पलंग के एक एक सिरे पे बैठे थे। मोबाइल बीच में धरा था। दोनों के चेहरे के तासुरात अजीब थे। मैं पाकिस्तान आ रही हूँ अब्दुल्ला। स्पीकर में उसकी आवाज़ गूंजी। कैसे अपने सामने बैठे मेरी को देखा। ये क्या था? तुम मुझे लेने आओगे? मैं आ जाऊंगा। मुहब ने कुछ किया है? मेरी बीच में बोल पड़ा, उससे बेचैनी हुई थी। तुम नहीं आओगे? उसका अंदाज कतई था। मेरी ने कुछ कहना चाहा, कैसे हाथ उठाकर उसे खामोश रहने को कहा। मुहब के इस घर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से इस्लामाबाद का सफ़र मेरा है, लेकिन ये मुझे तोड़ देगा। क्या उसके बाद तुम दोनों मेरे साथ ठहर सकोगे? और अगर हम ना ठहर सकें? कैस पुरसुकून सा बोला। मेरी ने लब खींच लिए। फिर कोई गिला नहीं। मेरा सरवर गंभीर को सहारों की जरूरत नहीं रही। कैस महसूस हुआ। मेरी को उसकी फिक्र हुई। तुम क्या कर रही हो मीरा? वो अगले कई लम्हे खामोश रही, लब काटती रही, आंखों में आने वाले आंसू को धकेलती रही। इल्यूशन बना रही हूँ मेरी। उससे अपने पास सीटी एसिल के बालों में हाथ फेरे। लबों पे आधी मुस्कुराहट जख्मी थी। मुहब कहता है अच्छी औरतें चाहे जितनी सख्ती झेलें, उन्हें इल्यूशन बनाने आने चाहिए। भरम, झूठ, मुस्कुराहट, खुशहाली का इल्यूशन। आवाज़ पे इजल कसमसाते हुए उठ बैठी थी। मीरा ने उसे सीने से लगाया। सुकून सा था जो रुकों के अंदर तक सरायत कर गया। मैंने 7 साल इस इल्यूशन में गुजार दिए कि एक दिन मुहब अपना रवैया दुरुस्त कर लेगा। एक दिन वो इजल का हीरो फादर होगा। एक दिन वो ना और छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स की आदत डालेगा। मगर नहीं, इल्यूशन आज टूट गया।
बच्ची ने माँ के सीने से सर निकालकर उसे देखा। दोनों मर्द सांस रोके स्पीकर से निकलती आवाज़ सुन रहे थे। लेकिन मशरकी औरतों को एक नया इल्यूशन बनाने में वक्त ही कितना लगता है। मैंने हमेशा सोचा था मुहब सब बचा लेगा। मैं गलत थी। उससे इजल की सब आंखों में झांका। आने वाली जिंदगी का ख्याल सहन के पर्दे पे ताज़ा किया। मैंने एक इल्यूशन बना लिया है और उससे मुहब नहीं मेरा सब बचाएगी। मेरी बेटी को भी, उसके मुस्तकबिल, उसकी जहनी सेहत को भी। वो रुकी गीली आंखें हाथ से साफ की। और मेरे आने वाले बच्चे को भी। मैं इस इल्यूशन को इतना सोचूंगी कि ये सच हो जाए। ये सच होगा ना। ठहर कर अपने लोगों से यकीन दिलानी चाहिए। दोनों चंद पल खामोश रहे, फिर थोड़ी देर बाद गैस बोला था। तुम औरतें बहुत ढीठ मखलूक हो, अगर डटी रही तो ये ज़रूर होगा। गैस की बात पर मीरा हंस पड़ी। मेरी के दिल पे लगी किराएं खुलने लगी। मैं एयरपोर्ट पे तुम्हें लेने आऊँगा। मेरी की बात पे मीरा एक लम्हे कुछ सोच में पड़ी। मकसूद चचा, वो मुझे आने देंगे? मीरा की मोहब्बत से शादी के बाद से मकसूद ने उससे गंभीर महल के हर फर्ज से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। मैं सारे मामलात देख लूँगा, तुम आ जाओ। गैस से मोबाइल हाथ में लिया, स्पीकर बंद कर दिया। गंभीर महल जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मीरा ने चंद पल बाद कॉल काट दी। गैस से भी मोबाइल कान से उतार कर मेरी को थमाया। मेरी मुतसब्सब लगता था। तुम्हें लगता है वो आएगी? मुझे यकीन है वो आएगी। गैस के लहजे में बला का सुकून था। वो दोबारा लैपटॉप पे झुक गया था। मेरी चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा, फिर खामोशी से बाहर निकल गया। जाते वक्त उसका दिल भारी था। उसे ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। अलबत्ता गैस मुस्कुरा रहा था। मौजूदा दिन, शादी की रौनकें, खाने की खुशबू, कह के म्यूज़िक सब फिक्स हो चुका था। सब पहले जैसा था, मगर कुछ था जो अब फिक्स नहीं हो सकता था। सर फहरिस्त उसमें सीनियर हाकिम का दिल था। चर्च की बूढ़ी इमारत के हक में शादी के होल से जरा दूर संगी बेंच पे सीनियर हाकिम बैठी थी। उसके पैर की उंगलियों पे कैमरा लगा था। खून अब भी रिस रहा था। शेज़ल सिम्पसन उसके साथ बैठी थी, फिक्रमंदी से उसे तकती हुई। मैं कैस से बात करूंगी, तुम दिल बुरा मत करो। उससे सीनियर के कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। उसका अंदाज सपाट था मगर सख्त नहीं। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, लेकिन हमें हॉस्टल जाना चाहिए। तुम। उसकी बात अधूरी रह गई। सीनियर ने खाली निगाहें उठाकर उसे देखा। शेजल ने हाथ उठा लिए और अपनी अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं यहीं हूँ, जब घर जाना हो जस्ट कॉल मी, ओके। वो चली गई। वो उसे उसका वक्त दे रही थी। उसी पल दूर से जरा से फासले पे मेरी गंभीर हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए आता दिखाई दिया। शॉल निधारत, चेहरा परेशान। वो सीने के करीब आकर बैठा। मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए वो सामान बाहर निकाल रहा था। कैमरा किसने तोड़ा? वो दवा की शीशी हाथ में लिए पूछ रहा था। सीने ने पैर हाथ से उठाकर ऊपर बेंच पर कर लिए। सफ़ेद पैरों की उंगलियों पे खून ने नुमाया धब्बे थे। मेरे हाथ से गिर गया। अंदाज रोबोटिक। झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारे हाथ से गिरता तो इतनी चोट ना लगती। किसी ने तुम्हारे सामने खड़े होकर पूरी कोबर से उसे नीचे पटका था। उससे दवा रुई में डुबोकर सीने की पैरों की उंगलियों पे लगानी चाहिए, मगर वो हाथ बढ़ाकर रुक चुकी थी। मैं खुद कर लूँगी। हर कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, कभी किसी और की सुनना सीखो। वो बेलचक लहजे में कहकर उसका पैर अपने घुटने पे रख चुका था। जीनिया हाकिम ठहर सी गई। मेरी उसे नहीं देख रहा था, उसके पैर की उंगलियों पे चम चुका खून देख रहा था। 3 बार मेडिकल एंट्री टेस्ट में फेल हुआ हूँ, लेकिन पट्टी कर सकता हूँ, फिक्र मत करो। वो झुके हुए सर के साथ बोला। इतनी बार फेल होने के बाद खुदकुशी का ख्याल नहीं आया? वो उसे मौजू से हटा रही थी। मेरी मुस्कुराया, सर न उठाया। वो उसकी आंखों का भरम रखना चाहता था। आया था, मगर शुक्र है अमल नहीं किया, वरना आज तुम मेरी हिदमात से महरूम रह जाती। वो सहम साफ करने को अब एक माँ उंडेल रहा था। सीने ने दांत पे दांत जमा कर सब किया। आंखों में तकलीफ थी। क्या आप यूं इस तरह हर लड़की को अपनी हिदमात पेश करते हैं? वो जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसे दर्द हुआ है, सो तल्ख हुई। वो बस किसी तरह उसके सामने रोने से बात सहना चाहती थी। अगर लड़की जीनिया हाकिम जैसी हो तो हाँ। और इस एक जिंदगी में कितनी बार जीनिया हाकिम से मिल चुके हैं आप? शायद तुम नहीं जानती, तुम रेयर हो, एक ही पीस हो, यू नो। आपको कैसे मालूम हुआ मैं रेयर हूँ? तुमने बताया ना मुझे। कब? अभी, जब तुम अपना कैमरा तोड़ने वाले की शनाख्त छुपाकर अपने मसीहा से लड़ने की कोशिश कर रही थी।
वो जख्म साफ करते हुए रुका, जरा की जरा नजर उठाकर सीनिया हाकिम को देखा। मैं सियाहों से लड़ा नहीं जाता जीनिया, उनसे अकीदत रखी जाती है। खुद पे जालिम नहीं हुआ जाता, अपने आप पे रहम किया जाता है। आपको मेरे साथ इतना मेहरबान होने की जरूरत नहीं है। सीनिया ने अपना पैर खींचना चाहा, मेरी ने गिरफ्त मजबूत की। ज़रूरत है, क्योंकि तुम अपने साथ मेहरबान नहीं रहती। हर इंसान के सपुर्द कुछ काम है। मेरा काम तुम जैसे लोग हैं। चर्च की बूढ़ी इमारत के हक में संगी बेंच पे बैठा वो गर्दन झुकाए उस अप्सरा के पैर की उंगलियों के गिर सफ़ेद पट्टी बांध रहा था। मर्द की गर्दन झुकी हुई थी, लड़की दोनों पैर बेंच पे धरे टांगों के गिर्द बाजू फैलाए थोड़ी घुटने पे रखे उससे तक रही थी। उसकी फ्रॉक का कुछ हिस्सा घास पे गिर रहा था, बालों की लटें चेहरे के अतराफ में झूल रही थीं और वो अपने मसीहा के झुके हुए सर को तक रही थी। किसी आर्टिस्ट को उन दोनों के लिए एक पेंटिंग ज़रूर बनानी चाहिए थी। काफ़ी देर उन दोनों के दरमियान खामोशी रही। सीनिया को रह रहकर कैस गंभीर का वो वहशीपन याद आता था। जो हुआ था वो उसे उस जिंदगी में भुला नहीं सकती थी। वो उसके सामने खामोश क्यों रही, अब उससे गुस्सा आने लगा था। आप बहुत अच्छे हैं मेरी। बड़ी देर बाद जब वो सफ़ेद पट्टी मुकम्मल उसके पैर के गिर्द बांध चुका तो वो बेबसी से बोली, कभी कभी सोचती हूँ आपकी जितनी अच्छी बन जाऊँ। नहीं बन सकती, कोशिशें तर्क कर दो। वो सीधा हुआ, पट्टी मुकम्मल हो गई उसकी। जीनिया के पैर घुटने से हटाकर बेंच पे रखे। खुद पे और अपनी अच्छाई पे बहुत गरूर है आपको। वो पैर की पट्टी के ऊपर हाथ फेरने लगी, सादा सफ़ेद कोरी पट्टी। खुशनासाई है मिस हाकिम, तुम मेहदी गंभीर नहीं बन सकती, मैं जीनिया हाकिम नहीं बन सकता। हाँ, मगर हम दोनों अपना बेहतर वर्जन बन सकते हैं। वो रुका, सीनिया के चेहरे को देखा, वो सर्द पड़ गया था। फिर उसकी पट्टी को देखा। कैमरा किसने तोड़ा जीनिया? सीनिया ने जवाब नहीं दिया, बस पैर नीचे उतारे और रुख मोड़ लिया। जो हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी अब वो भी गायब होने लगी। उससे पैर वापस बेंच पे रख लिया और मेहदी अब अपनी जेब से एक स्टाइलिश सा पेन निकाल रहा था। मैंने जब हादसा संभाला वो 6 साल की उम्र थी। वो जरा फांसी पे दरख्त पे बने घोंसले को देखते हुए कहने लगी थी, अब्बा अम्मा को मारते थे, गालियाँ देते थे, बशर को भी मारा करते थे, मुझे भी। हर छोटी छोटी बात पे घर सर पे उठा लेते थे और मुझे जो वाहिद हल नजर आता था वो ये था कि अम्मा कुछ बोलती क्यों नहीं। वो पेन से उसकी पट्टी पे कुछ बनाने लगा था, कुछ स्टार, कुछ चांद। घोंसले में एकदम चहचहाहट तोड़ गई। माँ आ गई थी। दिन भर के भूखे बच्चे अब तड़प उठे। मैं 16 साल की थी जब मैं अम्मा पे बहुत चीखी, बहुत लड़ी। हम माँ से बहुत लड़ लेते हैं ना, नहीं लड़ना चाहिए। वो सवाल करती फिर जवाब देती। मेरी गंभीर खामोश सामा था। मुझे लगता था अगर अम्मा बोल पड़ी तो अब्बा अगली बार गाली नहीं देंगे, अम्मा आवाज़ उठाए तो अब्बा अगली बार हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन मैं गलत थी। औरत आवाज़ नहीं उठा सकती, उठाई ही नहीं जाती। माँ चिड़िया बच्चों के मुंह में दाना रख रही थी, क्या उससे खुद खा लिया था। और तुम्हारे नज़दीक औरत आवाज़ क्यों नहीं उठा सकती? मेरी के सवाल पर उसे नसें मोड़कर उसे देखा। वो महफसा उसकी सफ़ेद पट्टी पे नक्शो निगार बना रहा था। अगर मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास औरतों को बचपन से एक चीज़ वर्त करवाई जाती है, अब्बा के आगे भूलना मत, गुस्सा होंगे, भाई से बहस ना करना, किसी के घर जाओ तो मुंह बंद रखो, भाई ने ज़्यादा खा लिया तो क्या हुआ, वो लड़का है, तुम्हारी हैर है, भाई के सामान तो पूरे होने दो। बचपन से एक वर्त करवाया जाता है कि हमारा मकसद है अपने घर के मर्द को खुश रखना, दिल मारकर, ख्वाहिशात मारकर, जुबान बंद करके। उससे गर्दन मोड़ ली और दोबारा घोंसले को देखने लगी। मर्द और औरत बराबर नहीं, उनके हकूक बराबर नहीं। मैं आला और कमतर की बहस में नहीं पढ़ना चाहती। अगर कुरान कहता है कि मर्द औरत से अफजल है तो कोई रीज़न होगा, लेकिन मर्द और औरत मुख्तलिफ तो है ना, बराबर ना सही, मुख्तलिफ हकूक तो मिलने चाहिए ना, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे पहले आता है। चहचहाता घोंसला साकिन हो गया था, घोंसले का सरबराह आ गया था। माँ चिड़िया की चूं चूं भी बंद हो गई थी। क्या हर सरबराह जाबर होता है? मैं आपको बताऊं, औरत आवाज़ क्यों नहीं उठा सकती? उसे नसें आसमान पे जमाई, आंखों के किनारे गीले होने लगे। क्योंकि औरत डरती है, अमीर है तो शोहर की नाराज़गी, महफिल में अपनी शादी के तस्करे से, और अगर गरीब है तो शोहर की नाराज़गी से, बाप भाई की नाराज़गी से। क्या सिर्फ यही वजह होती है?
कि औरत अपने अब्यूज़र के खिलाफ बोलती नहीं। वो जो मुनामिक सा सुन और अपने काम कर रहा था बोल पड़ा। जीनिया ने गुस्से की तरफ देखा। सरबराह ज़्यादा दाना लाया था। चिड़िया के बच्चे खौफ से नहीं सुकून से चुप हुए थे। उन्हें यकीन था अब उनका पेट भर जाएगा। कुछ सरबराह तहफ़्फ़ुज़ होते हैं, वजह शौक होती है। जब मर्द चीखता है, गाली देता है, मारता है, तब औरत शॉक्ड होती है। अगली बार वो नाराज़ होती है और उससे अगली बार वो कदम उठाती है। मगर तब सब कहते हैं अगर इतना ही बुरा था तो पहले क्यों नहीं कहा कुछ। मैं जीनिया हाकिम, जब कोई मुझ पे उंगली उठाता है मैं उसका बाजू उखाड़ देती हूँ। लेकिन आज जब वो आदमी मुझ पे चीख रहा था मुझे वाकई समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। वो खामोश हुई तो आसपास शोर बढ़ गया। शायद शादी की रस्मात अदा होने लगी थी। सीनिया कई लम्हे गर्दन झुकाए बैठी रही। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे बेबसी महसूस हुई, उसे रोना भी आया। जिल्लत झेलना मुश्किल था। मेरी उसके पास खामोशी से बैठा रहा। उसकी सफ़ेद पट्टी पे अब चांद, तारे, सूरज, फूल और केटवेल सून भी था। आपको क्या लगता है इसका कोई हल है? कई पल बाद उससे मेरी से सवाल किया। मेरी ने पेन का ढक्कन चढ़ाते हुए सर को अस्वाद में हिलाया। बचपन में टीवी पे एक ऐड देखा था, लड़के रोते नहीं। उस ऐड के आखिर में एक सतर थी, लड़के रुलाते भी नहीं। पेरेंटिंग करते हुए बस लड़कियों को सिखाया जाता है यूँ करना, यूँ ना करना, बाहर यूँ रहना, शोहर के साथ इस तरह रहना। लड़की ने तो सीख लिया, मर्द का क्या, उसे कौन सिखाएगा औरत के साथ किस तरह रहना है। लड़कियों के बोलने उठने पे रोक टोक लगाई जाती है और लड़की के सिगरेट पीने, लड़कियों के साथ दोस्ती रखने, फेल होने पे उसे माफ़ कर दिया जाता है फ़ौरन। अगर उसे भी टोका जाए, समझाया जाए, उसकी हदूद बताई जाए, तो मेरा ख्याल है मुआशरा दुरुस्त हो सकता है। जीने ने समझने वाले अंदाज में सर को हिलाया। मेरी अपनी जगह से उठा, उसके आगे हथेली फैलाई। आओ, तुम्हें हॉस्टल छोड़ूं। मुझे फ़िलहाल नहीं जाना, आप घर जाएं। वो बेजार हुई। मेरी ने कंधे ढीले छोड़ दिए। मोबाइल पे वक्त देखा। 9 बजे उसे एक लाइव सेशन करना था। 10 बजे उसे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। 8 बज चुके थे और वो यहाँ खड़ा था सीनिया हाकिम के सामने। सीनिया हाकिम के लिए। चाय पीने चलें? अब के सीनिया ने गर्दन उठाकर उसे देखा। अब तक मैं तुम्हारा इतना यकीन कमा चुका हूँ कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठ सको। और अगर मैं इनकार कर दूं? मैं खुदकुशी कर लूँगा। सीनिया ना चाहते हुए भी मुस्कुराई। थकान सदा मुस्कुराहट। 3 बार एंट्री टेस्ट में फेल होना अलग गम है। जीनिया हाकिम मुझे चाय से इनकार करे, ये सह नहीं पाऊंगा। वो हंस पड़ी। बहुत ठंडा जोक था। चाय गर्म होगी वादा। वो झट से बोला। सीनिया उसके चेहरे को देखते हुए अपनी जगह से उठी और मेरी के एन सामने आकर रुक गई। मैं कम लोगों पे इतबार करती हूँ, कम लोगों के लिए अवेलेबल होती हूँ। मेरा भरोसा नहीं टूटना चाहिए मिस्टर गंभीर। वो किस रो में कह रही थी मेरी को अंदाजा नहीं था। मेरी ने हाथ सीने पे रखा, सर को हल्का साम दिया और आंखें झपका कर तसल्ली दी। तसल्ली हो भी गई। कई बार अल्फाज सानवी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। आंखें, अंदाज, तासुरात उनकी जगह ले लेते हैं। कैस गंभीर के साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हुआ था। मकसूद के कैस के साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हुआ था। लॉन का वसी वरीस रकबा उनके लिए कम पड़ गया। उन्हें घुटन हुई, बेतहाशा घुटन से। आंखों में कई जज्बात थे। शौक, कैस अब इन मामलात से कैसे डील करेगा। सदमा, सीनिया हाकिम उनकी भांजी अपने मंगेतर से बेवफाई करके किसी और से शादी कैसे कर सकती है। खुशी, उनकी बहन अमीना की औलाद, वो जिसे मकसूद पहली नज़र में पहचान गए थे। रंज, वो इतने साल उससे मिल नहीं सके। इतने साल कैसे दरमियान में आ गए। मलाल, हाकिम अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका, वो उसे बलाट जैसे शख्स को कैसे सौंप सकता है। हकारत, वो मेरी गंभीर की निगाह में थी। वो कमसाद औरत का बेटा, वो सब्ज कदम, वो स्याह बख्त। क्या उनकी भांजी के लिए अब वही रह गया था। व्हीलचेयर पे बैठे बैठे उन्होंने गर्दन ढलका दी। दिल से एक सर्द सी आह निकली। आंखों में बेतहाशा जलन उतर आई, मगर दिल पे एक फवार भी पड़ी थी। जीनिया हाकिम, उस बच्ची को ये नाम उन्होंने दिया था। अमीना बेगम की औलाद में उनकी सबसे फेवरेट जीनिया थी। जब उन्होंने पहली बार उसे जॉब इंटरव्यू के वक्त देखा उसी पल उसे पहचान गए थे। हाँ, एक नाम के कई इंसान हो सकते हैं,
मगर उन तमाम इंसानों से एक जैसी वाइब नहीं आ सकती। आज बिलाखिर उन्होंने सीनियर हाकिम के मुतालिक तफसील निकलवाई थी। मेहदी गंभीर के मामूलात पे उन्हें शक था, मगर उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेहदी गंभीर सीनियर हाकिम से निकाह कर चुका है। क्यों, कब, कैसे, ये तफसील वो लेकर रहेंगे। इस वक्त सबसे ज़रूरी अमल था कि वो कैस गंभीर को असलियत से आगाह करें। एक लंबा अरसा कैस से उनकी भांजी को इंतज़ार की सूली पर लटकाया। वो उससे बताना चाहते थे कि वो जीत नहीं रहा, वो हार चुका है। उनके कैस गंभीर के साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हो चुका था। आपसे बात करनी है चचा। आवाज़ में उन्होंने आंखें खोली। कैस गंभीर उनके सामने था, कोट बाजू पे डाल रखा था, आंखें सुर्ख थीं। वो किसी तकरीब में गया था, लेकिन इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब सा लगता था। क्या तकरीब में कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ था? बात तो मुझे भी करनी है अब्दुल्ला, आओ बैठो। उन्होंने आंखें दोबारा मूंद लीं। कैस से एक नज़र मोबाइल पे डाली, फिर मकसूद को देखा। ना चाहते हुए भी वो उनके सामने कुर्सी खींच कर बैठा। अंदाज गैर आरामदेह था। कहिए, पहले तुम कहो, क्योंकि जो मैं कहूँगा उसके बाद तुम्हारी बातों की कोई वक़्त नहीं रहेगी। तो उम्मीद उस आदमी ने जिंदगी में बांधी कब थी जो अब बांधता? मीरा मुहब को छोड़कर पाकिस्तान आ रही है, यहाँ गंभीर महल। मकसूद ने आंखें खोली। और मैं उसे आने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो अहम है। मकसूद ने गर्दन उठाई। मैं चाहूँगा आप किसी किस्म की बदमज़गी ना पैदा करें। वो लड़की यहाँ नहीं आएगी अब्दुल्ला, कम से कम मेरी ज़िंदगी में नहीं। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं, मेरे फैसले तब्दील नहीं होंगे। वो रसान से बोला। तुम होते कौन हो इस घर के फैसले लेने वाले? मकसूद की आंखें सुर्ख होने लगीं। कैस चंद पल उन्हें देखता रहा। सरबरा, और सरबरा के अहकाम पे सवाल मत किया करें। उससे कहकर उठना चाहा, मगर मकसूद की बात पे रुक गया। मत भूलो अब्दुल्ला, बादशाह मैं भी हूँ, बस साथ मोहरे किरदार मेरे भी हैं। ताउन करो ताकि तुम्हारे साथ भी ताउन किया जाए। न गुस्सा न सख्ती, ये वार्निंग थी। मुझे किसी किस्म के ताउन की ज़रूरत है भी नहीं। उसे बेजारी होने लगी। यू नो वॉट, जो दिल में आए करें। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। आज जो कुछ हुआ था उसके बाद उसे एक लंबा वक्त तनाई चाहिए थी। मेरे पास कुछ राज हैं अब्दुल्ला, मुझे लगता है तुम्हें जानने की ज़रूरत है। मैं खुद खोज लूँगा। नहीं खोज सकते। मकसूद ने उसे मुख्तलिफ नज़रों से देखा। तुम इल्यूजनिस्ट हो, अपने गिर्द एक इल्यूजन बना चुके हो, अब वो नहीं टूटेगा। एक तनसिया हकारत भरी मुस्कुराहट ने उनके लबों को छुआ। निगाहें अब्दुल्ला के सरापे से न हटी। और अगर ये इल्यूजन अब नहीं टूटा तो एक दिन तुम्हें तोड़ देगा। कैसे अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया और उनके करीब झुका। यू नो वॉट, डू वट एवर यू वॉन्ट। सख्त बेसारी उकताहट से कहते हुए पीछे हुआ, बाजू सीने पे बांध दिए। मज़ीद तकरीर का इरादा है या मैं जाऊँ? जा सकते हो, बस ये याद रखना ये जंग तुमने खुद शुरू की थी। मफाहमत का वक्त कल सुबह तक है, वरना मेरी तरफ से हिकमत अमली होगी, उसका इंतज़ार करना। उनके अंदाज में कुछ था कि ठटका जाए, मगर सामने वाले को परवाह ही नहीं थी। कैसे ही जिताती मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली और तेज तेज कदम लेता अंदर की जाने पड़ गया। मकसूद एक बार फिर उस लॉन में तन्हा थे, राजों के भांवर में अकेले। तुम भूल रहे हो अब्दुल्ला जमान, तुम भूल रहे हो। वो धीमी आवाज से सरगोशी कर रहे थे। तुम भूल रहे हो, बादशाह मैं भी हूँ, बसात मोहरे किरदार मेरे भी हैं। अब जाल मैं चलूँगा, मोहरे मैं भी तरतीब दूंगा, और शहमात होगी तुम्हें। आंखें मूंदे उन्होंने सर दोबारा कुर्सी पे गिरा दिया। कैस गंभीर ने अपने लिए लाइल्मी खुद चुनी थी। उससे इल्यूजन अपने सेन में तरतीब दिया था। अब उससे तोल अगर दिया जाए तो कुछ गलत तो ना होगा ना। बल्कि कुमकुमों से सजा वो छोटा सा घर आज ढोल की थाप से गूंज उठा था। रंग बिरंगे आंचल संभाले लड़कियों के टोले यहाँ से वहाँ खुशखबरियों में मसरूफ थे। लड़कियों के चुरमट में एक शनासा चेहरा भी था। सुख रंग की अंगरखा फ्रॉक में मलबूस स्याह बालों को खोले गूंज हाकिम आज मामूल से हटकर अच्छी लग रही थी। ढोल की थाप पे गाना गाती लड़कियों के साथ वो भी तालियां पीट रही थी। एक तरफ लड़के चावल और सालन की देगियां रख रहे थे, उन्हीं लड़कों में वो भी था। स्याह रंग के शलवार कमीज से मलबूस बालों को अच्छे से सेट किए जेगम यूसुफ मीर वो देखे रखकर पलटने लगा था कि उसी पल कुमकुम के आंख में कई चेहरों के दरमियान उससे एक चेहरा देखा। हर मंजर धुंधला हो गया, हर आवाज़ बेमायनी।
वो आज कितने दिनों बाद उसे देख रहा था। हाँ, वो उस पे गुस्सा हुआ था, तल्ख हुआ था, बात नहीं की, मगर शेख अमीर के लिए कूंज हाकिम को भूल जाना ऐसे था जैसे दिल के बंद हो जाने का संदेशा। कूंज ने नजरों की तपिश पे चेहरा मोड़कर देखा और गर्दिश वक्त उसके लिए भी थम गई। आंखें एक नुक्ते पे साकित, दिल बेतहाशा धड़कने लगा। एक नजर, बस एक नजर उसके दिल के जख्म उधड़ गए, यूं कि उन्हें दोबारा सीने पे दिल ने लहू छलकाना था। यकदम उसके कानों में कोई अल्फाज सुनाई देने लगे। जिन गुनाहों को आपने छोड़ना हो ना, उन पे अल्लाह को गवाह बना ले, उन पे अल्लाह से वादा कर ले। इंसान जैसा भी गुनाहगार हो, अल्लाह से किए वादे तोड़ने के एहसास पे उसे शर्म आएगी। अगर इंसान वो वादा बार बार तोड़ता रहे, फिर क्या होगा दादी? उनकी गोद में सर रखे हुए सवाल करने लगी। फिर अल्लाह उससे मोहब्बत और नरमी भरी डांट पे लाता है। वो आयतें जिनमें अजाब और अल्लाह की नाराज़गी का जिक्र हो, उन्हें सुनने पढ़ते हुए ये ना समझें ये तो कफ़ारे मक्का के लिए है। अगर अल्लाह कोई आयत आपको सुना रहा है तो वो आपके लिए है। अल्लाह इशारे भेजता है वापसी के। उससे अगर एक काम से मना कर दिया तो वो काम ममनू हो गया। शराब हराम है तो हराम ही है। किसी शादी बारात में एक दफ़ा पीने से हलाल नहीं हो जाएगी। वो रुकी, लम्हे भर का तौक़ुफ़ किया, गूंज के बालों में हाथ फेरा। नामहरम से बात करना हराम है तो फिर वो चाहे मंगेतर हो या उससे शादी का वादा कर रखा है, ये हराम ही है। दीन मुकम्मल है, उसमें कोई गुंजाइश निकालना बिद्दत है। गूंज थम गई। एक लम्हे के अंदर उसका दिल बर्फ हो गया। गूंज ने बेख्तियार दिल पे जबर करते हुए आंखें मोड़ लीं। महफिल से अब दिल उकता आ गया। बार बार जी चाहता था कि उसे नजर भर कर देखा जाए। दूसरी तरफ सैगम वहां से हटकर निस्बतन एक कोने वाली जगह पे आकर खड़ा हुआ और उसकी उंगलियों ने एक मैसेज टाइप किया। मुझे बात करनी है, 5 मिनट के लिए बरामदे के पिछले सहन की तरफ आओ। गोद में रखा उसका मोबाइल जलकर बुझा। उससे मैसेज पढ़ा। कितने माह, कितना अरसा उसे सैगम की जानिब से सिर्फ एक मैसेज ही आस रही थी, और वो जब पूरी हो रही थी, दिल को कोई खुशी क्यों ना हुई। कई लम्हे वो शर्शो पंच में मुब्तला रही, फिर वो उठ खड़ी हुई। बात करने में भला क्या खर्च था? यकदम कुछ अल्फाज उसके पैर में जंजीर बनकर अड़ गए और गूंज हाकिम के कदम बन भर के भारी हुए। जिस गुनाह को अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ दिया, उसे बस छोड़ दिया। अगर गुनाह सिर्फ इस उम्मीद पे कि ये आखिरी होगा दोहराते रहें तो वाकई मुमकिन नहीं। जितना हो सके अपने कदमों में जंजीर डालें, जितना हो सके अपने दिल को मारे। अगर बार बार गुनाह दोहराते रहेंगे तो हया मर जाएगी, दिल बेखौफ हो जाएगा। कोच ने उनकी गोद से सर निकाला और आंखों में उलझन भरकर उन्हें देखने लगी। फिर वो उठ बैठी। गुनाहों से वापसी का रास्ता इतना कठिन क्यों है? जब अल्लाह की खातिर एक बुराई छोड़ दी तो अल्लाह उस रास्ते को आसान क्यों नहीं बना देता? दादी मुस्कुराई और कोच के खुले बाल अपने हाथों में लिए। जब बच्चा बार बार कोई शरारत करता है और माँ के रुकने पे भी बास नहीं आता, तब वो चोट खाता है और वो चोट फौरन ठीक नहीं हो जाती। उसमें रह रहकर टीसें उठती रहती हैं। ये दर्द, ये बेकली इंसान को बताती है कि वो अल्लाह की बनाई हदूद पार कर चुका है और इंसान सजाओं के बगैर कभी राह रास्त पे आया ही नहीं। वो उसकी छुट्टियां बनाने लगी। कोच ने गर्दन ढलका दी। बच्चा तब क्या करे जब वो अपने करीब हर दूसरे बच्चे को उसी शरारत और बुराई में मुलविस पाए। उसे वो सारे सेलिब्रिटी टिकटॉकर्स याद आए जो हराम ताल्लुकात में थे, मगर वो खुर्रम थे। छुट्टियां के बल संवरने लगे थे। बिखरे बाल सिमट गए। कमरे की मदम रोशनी में दादी की मौत पर आना आवाज़ गूंजी। फिर बच्चा अपनी चोट याद रखे, अपना जख्म याद रखे, अल्लाह की अपने लिए भेजी गई तसल्ली और वादा याद रखे। वो याद रखे कि जब वो ज़ख्मी हुआ उसे बचाने कोई नहीं आया। जब वो गिरा तो उसे अल्लाह ने थाम लिया, और जब जब उसके रास फाश होने लगे थे तब अल्लाह ने उसे बचा लिया। कहानी अल्लाह और आपकी है। बाकी सारे रिश्तेदार, लोग, दोस्त, मोहब्बत, नेमत या इम्तिहान है। इंसान इस दुनिया में अकेला आया है, मुश्किलात अकेले देखेगा, मरेगा अकेले और कब्र में भी अकेले जाएगा। लोगों को गुनाहों में मुलव्विस देखे तो सताइश नहीं, अल्लाह से नेकी का सफ़र मांगे। कूंज हाकिम अपनी जगह पे वापस बैठ गई। उसे लगा था वो उठ नहीं सकेगी,
वो गिरी थी तो अल्लाह ने थामा था। जब हसीब ने उसकी तस्वीर लीक करने की धमकी दी थी, तब उसके राज अल्लाह ने रख लिए थे। जब वो डिप्रेशन की गहरी खाई में गिर रही थी, तब उसे अल्लाह ने रास्ता दिखाया था। वो उसे पीठ नहीं दिखा सकती थी। वो छोड़े हुए रास्ते पे दोबारा कदम न धर सकी। हाँ, ये नहीं हुआ उससे। थोड़ी देर बाद वो अपने मोहल्ले की लड़कियों के साथ घर जाने को तैयार हुई। गाने और ढोल की थाप अब भी जारी थी, मगर उससे अब घर जाने की जल्दी पड़ गई। महफिल से तो यूं भी जी उगता ही गया था। वो अपनी चादर लेने अंदर की तरफ गई। कमरे में उसके अलावा भी कोई था। ज़ेगम अपने दोस्त के साथ खड़ा नया फर्नीचर सेट करवा रहा था। कोच उल्टे पैर पीछे हुई, मगर उसे आवाज़ देकर रुक चुका था। उसका दोस्त कमरे से निकल गया। कोच पलट जाना चाहती थी, मगर बस एक पल को शैतान गालिब आ गया और उसके कदम रुक गए। ज़ेगम छोटे छोटे कदम लेता उसके करीब आकर रुका। उसकी निगाहें बेकरार थीं। उस दिन अस्पताल में मैंने जो कुछ कहा, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। उससे गर्दन झुका दी। कोच से उठाकर उसे देख भी नहीं सकी। मेरी बात दुरुस्त थी, कहने का तरीका गलत। मैं तुमसे नाराज था। तुमने एक लड़के के लिए मुझे धोखा दिया, मुझे बुरा लगा था, मैं हर्ट हुआ था। वो धीरे धीरे कह रहा था। कोच के लिए अल्फाज कटमट होने लगे। एक बात बताएं दादी, मंगेतर तो शोहर ही समझा जाता है हमारे यहाँ। यानी अगर एक बार किसी मर्द से रिश्ता जोड़ा तो टूट नहीं सकता। फिर भला उससे बात करने पे भी पाबंदी क्यों है? इतने माह मैं तुमसे दूर रहा, एक कॉल एक टेक्स्ट नहीं किया, जानती हो क्यों? उससे गर्दन उठाई, कोच को देखा। वो बस एक नजर नहीं थी, वो शोला था जो कोच के दिल को मोम कर गया। मैं गुस्सा था, नाराज था, लेकिन मैं शर्मिंदा भी था। तुम तो ब्लेसिंग थी। मैंने कर्ज की तरह तुम्हें क्यों क्यों छोड़ा? उसका लहजा बेताबी की सारी दास्तान कहता था। पहले मुझे ये बताओ, मंगेतर से बात करना मिलना ज़रूरी क्यों है? उन्होंने पलंग से टेक लगाई और तस्वीर हाथ में ले बैठी। मंगेतर वही इंसान है जिससे जल्द या बातेर हमारी शादी होनी है। क्या बेहतर नहीं है हम उसे जान लें, समझ लें, ताकि बाद में आसानी रहे, अंडरस्टैंडिंग बढ़े? तुमने उस लड़के से कितने माह बातें की कूंज? इस अचानक दांत पे वो बुकलाई। तुम्हें इतने माह लगा होगा ना कि तुम उसे बहुत अच्छे से जान गई हो। अब उसका कोई राज तुम्हारे सामने नहीं, लेकिन हकीकत क्या निकली? कोच की रंगत सफ़ेद पड़ने लगी, दिल भारी हो। मोबाइल फ़ोन के पार लोग जो दिखते और सुनाते हैं, वो पूरी हकीकत नहीं होता। कई बार वो सिर्फ भरम होता है। नामहरम, चाहे मंगेतर हो चाहे कोई और, उससे बात करने के लिए किसी किस्म की सफाई काम नहीं करती। जिसे दीन ने इनकार कर दिया, उसे तुम हाँ में नहीं बदल सकती। बलाज भाई का 6 माह से कोई अता पता नहीं है। जीनिया भाभी और बलाज भाई की कहानी की ऐसी एंडिंग देखकर मैं हमारे लिए डर गया हूँ कूंज। उसकी आवाज़ गीली हुई। उससे हाथ बढ़ाकर कोच का हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, मगर कोच बिदक कर दूर हुई। तिलिस्म टूट गया, इल्यूशन ख़त्म हो गया, और जो हकीकत थी वो मुख्तलिफ थी। मैं तुमसे राब्ते में रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। वो उससे देख रहा था, और वो सारी ज़िंदगी उससे ही देख सकता था। उससे आज इतराफ़ किया। मैं तुमसे राब्ते में नहीं रह सकती। तुम मेरे मंगेतर हो। मैं तुमसे वफादार रहूंगी, तुमसे शादी करूंगी, लेकिन उससे ढेर सारा थूक निकला, आंसू भरे धकेले। मैं तुमसे राब्ते में नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? वो पूरी तरह हैरान हुआ था। खोज चंद लम्हे के लिए आंखों से उसे देखती रही। दिल से खून रिस रहा था, क्योंकि ये गुनाह है। 4 अल्फाज, 4 छोटे अल्फाज, जिनके मफहूम गहरे थे। ज़ेगम मीर को वर्ताए हैरत छोड़ वो वहाँ से चली गई थी। जाते हुए हर कदम मन मन भरका था, दिल सहम सहम। वो एक बार पलटकर उसे देखना चाहती थी, मगर गुनाहों को पलटकर देखने से इंसान न डर हो जाते हैं। उससे नहीं होना था। दिल टूटा था, मगर वो शिकायत का हक खो चुकी थी। अल्लाह के बताए रास्ते छोड़कर सरकशी करने वालों के दिल यूं ही टूटा करते हैं। सीक्रेट स्काई इस्लामाबाद का एक खूबसूरत कैफ़े है। लकड़ी की मेज़ की रखी कुर्सियों के साथ एक तरफ अनोखे तर्ज पे झूले लगे हैं थे, और उन झूलों के आगे मेज़ जिसकी गर्मा गर्म चाय के मग रखे थे। हाँ, सितंबर की सबसदा शाम में चाय के दिलदादा अफराद इश्क से बेवफाई नहीं कर रहे थे। जिस जगह पर वो बैठे थे, वहाँ की सेटिंग कुछ यूँ थी कि लड़ियों की सूरत
लगी रस्सियों से पीले बल्ब लटक रहे थे और उन बल्ब की रोशनी में रखी मेज़ें ख्वाबनाक तासुर दे रही थीं। कॉफ़ी बीन्स और इलायची वाली चाय की खुशबू नतनों से टकराती तो माहौल मुअत्तर होने लगता। लगता है तुम सीरियस वाला हर्ट हो गई हो। काफ़ी देर तक वो रुख मुड़े आसपास देखती रही तो बिलाहिर मेहदी ने उससे पुकार लिया था, आपके साथ यहाँ आकर गलती कर दी। धीमा लहजा। मुझे लगा तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, इसीलिए तुम्हें ऑफर किया आइंदा। आपके फैंस बहुत हैं। वो उसकी बात काट कर बोली। मेहदी उलझा। जब से आए हैं 6 लोग सेल्फी लेने आ चुके हैं और कुछ लोग इतनी अजीब नजरों से देख रहे हैं जैसे याद करना चाहते हो आप हैं कौन। मेहदी मुस्कुराया। मेरी पॉपुलैरिटी से जल रही हो? नहीं, हैरान हो रही हूँ आप इतने सारे लोगों को कैसे झेल लेते हैं। मैं उन्हें झेलता नहीं, अडोर करता हूँ। मेरी गंभीर अल्लाह के बाद इस मुकाम पे उन्हीं लोगों की वजह से है। उससे चाय का मग सीनिया के आगे किया। आज जो कुछ भी हुआ मैं नहीं जानता था तुम्हें इतना असरअंदाज करेगा। सीनिया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसकी छोटी सी बाल निकलकर चेहरे पर फिसल रहे थे। स्कार्फ सर से ढलक गया था। कई लटें गाल और थोड़ी को छू रही थी। लिपस्टिक मदम हो गई थी। आपको क्यों लगता है मैं असरअंदाज हुई हूँ? देखिए मैं तो नॉर्मल हूँ। 1 साल एक लंबा अरसा होता है और इस 1 साल से मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। सीनियर दांतन नजरें फेर ली। जाने क्यों आज उसे ये चेहरा हास लगा। वो उसे हर रोज सुनती थी मगर आज उसकी आवाज़ चाशनी बनकर कानों के पर्दे में खुल रही थी। जाने क्यों। जब जब मैं तकरीब वाले वाक़े का जिक्र करता हूँ तुम कोई दूसरी बात कर देती हो। शायद तुम मुझसे छुपा रही हो, तुम नहीं बताना चाहती कैमरा किसने तोड़ा। सीनियर नफ़ी में सही लाया। उसे उन दो भाइयों के दरमियान एक सर्द दीवार का अंदाज़ा था और वो उस दीवार पे अपने हिस्से की बर्फ नहीं लगाना चाहती थी। तो तुम कह देती, ज़बरदस्ती बात करके आउट ऑफ करेक्टर क्यों जा रही हो। वो अपना कप उठाकर लबू से लगा चुका था। साथ हल्का सा मुस्कुराया। सीने अपनी मेज से 2 मेज छोड़कर एक तरफ बैठे जोड़े को देख रही थी। लड़की रो रही थी, तशक्कुर के आंसू। लड़का मुस्कुराते हुए उससे अंगूठी पहना रहा था। जीने ने तलखी से चेहरा मोड़ लिया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो बड़बड़ाई। मूड पूरी तरह खारत हो चुका था। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मेरी ने सरसरी सा कहा। होती तो उंगलियां ही है ना। जीनिया के टके से जवाब पे वो गहरा सांस भर कर रह गया। दुनिया की हर शादी एक सड़ी हुई शादी होती है। शादी करने से अच्छा है बंदा छक मार ले। मैंने कहा ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उससे अपनी बात पे जोर दिया। तुम सिर्फ इस कपल से जल रही हो। सीनियर ने उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी टूट गई। तुम चाहती हो हर इंसान की शादी टूट जाए, या फिर तुम्हें हैप्पी एंडिंग्स पे यकीन नहीं रहा। तो फिर आप बता दे, आपने कोई अच्छी शादी देखी है? उसके लहजे में काट थी। बिल्कुल देखी है, कई शादियां कामयाब देखी हैं। सबसे बड़ी मिसाल मेरे ताया की शादी थी। कैस के अब्बा। वो मुस्कुराया। नॉस्टैल्जिया सी मुस्कुराहट। जानती हूँ, वो दोनों पावर कपल थे। बड़ी अम्मी की ताया से पसंद की शादी थी, लव मैरिज। 3 बच्चों के बाद भी ताया जब उन्हें देखते थे तो सारी दुनिया बेमानी हो जाती थी। और मेरी बड़ी अम्मी, वो तो ताया की बात उनकी आंख के इशारे से समझ जाती थी। उनके चेहरे की परेशानी सब भांप लेती थी। आपको क्या लगता है उनकी शादी इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी। ताया मसरूफ़ आदमी थे, मगर फिर भी बड़ी अम्मी उनको समझती थी, उनकी मसरूफियात समझती थी। बड़ी अम्मी के मायके वाले प्रॉब्लम थे, मगर फिर भी ताया उनका मलबा बड़ी अम्मी पे नहीं डालते थे। उनकी शादी में इंसानियत और रहमदिली थी। एक अच्छी शादी के लिए बस इतना, सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। वो कहकर खामोश हुआ तो जीनिया ने खामोशी से अपना कप उठा लिया। फ्रेंड छोटी अब भी कंधे के आगे झूल रही थी। वो गुमसुम सी बैठी रही। मेरी गंभीर के गिर्द एक बार फिर लोग जमा होने लगे थे। सीने को कोफ्त होने लगी। वजह उनका मेरी के गिर्द जमा होना नहीं, बल्कि सीनिया को अपनी नजरों और गोसिप के आसार में रखना था। थोड़ी देर बाद लड़के लड़कियां पलट गए तो मेरी सीनिया की जाने मतवज्जा हो। आपको हॉस्टल ड्रॉप कर दूं सरकार? मुझे फिलहाल यही रहना है, थोड़ी देर बाद चलते हैं। वो मुंह मोड़े रुखाई से बोली। उससे करीब तो हमेशा लोगों का हजूम रहता था। आज इतना बुरा क्यों लगा था? आज वो कमबख्त इतना अच्छा क्यों लग रहा था? रात के 11 बज रहे हैं। अब इतनी देर तक मेरे साथ रहेंगी तो मैं खुशफहमियां पाल लूंगा। सीनिया उसकी बात पर मुस्कुराई थी। मेरी आंखों में चमक उतरी। और मेरी
बातों पे इस तरह से मुस्कुराएंगी तो खुशफहमियां यकीन में बदल जाएंगी। जीनिया ने कप मेज पे रखकर उसे घूरा। मेरी गंभीर की मुस्कुराहट गहरी हुई। अब इस तरह देखोगी तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को सीरियस ले लूंगा, मिसेस मेहदी गंभीर। जीनिया के दिल को यकदम कुछ हुआ था। हाथ लड़ से मुस्कुराहट सिमट गई। मेहदी की नरम नजरों में कोई फर्क ना आया। आइंदा मुझसे इस किस्म की कोई बात मत कीजिएगा मिस्टर गंभीर। चाहने के बावजूद अपना लहजा सख्त नहीं रख सकी। दिल नरम पड़ जाए तो लहजे चाहने के बावजूद कठोर नहीं हो पाते। कप के गिर्द उसकी उंगलियां लरस रही थीं। और मैंने ऐसा क्या कहा है जीनिया? कुछ भी तो नहीं। क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? क्या तुमने निकाहनामा साइन नहीं किया? क्या तुमने 3 बार कबूल है नहीं कहा? मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। क्या प्लान है बताओ तुम्हारे पास? 6 माह से बलाज का कोई अता पता नहीं है। तुम मेरे निकाह में हो, अब आगे क्या? वो संजीदा था। बाखुदा वो संजीदा था। 6 माह बाद वो वाकई संजीदा था। तो तलाक दे दे। छुड़वाएं अपनी जान। दें तलाक। उसका लहजा बुलंद हुआ। लोगों ने मुड़ मुड़ कर उन्हें देखा। मेहदी मगर उससे ही देखता रहा। प्राय रास्त बगैर किसी दिक्कत के। उसकी आंखों में नागवारी थी। मैं बलाज मीर नहीं हूं जिसे तुम कहोगी तलाक दे दो और वो दे देगा। मेरी भी गैरत है, मेरे भी कुछ फैसले हैं। तुम हमेशा मिसराइट नहीं हो सकती। मान लो कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। जीने ने मुट्ठी में भींच कर सब करना चाहा। उस रात उस फूड कोर्ट में क्या कहा था आपने? याद करवाऊं? वो आगे को हुई सुर्ख नजरें मेहदी की आंखों में डाली। नहीं, क्योंकि मुझे याद है मैंने कहा था कि मुझे तुम जैसी बीवी नहीं चाहिए। जानती हो क्यों कहा था? क्योंकि तुम्हारी अना रिश्तों से ज्यादा ऊंची है। तुम्हारे लिए सिर्फ लोग इस्तेमाल करने की चीजें हैं। क्योंकि तुम अपने करीबी लोगों पे गिव अप करते हुए 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचती। क्योंकि तुम खुदगर्ज हो। क्योंकि तुम मजबूत नहीं बदतमीज हो। तुम्हें दिल रखने नहीं आते। तुम्हें बात कहने का तरीका नहीं आता। तुम जजमेंटल हो। तुम दुनिया का हर बुरा काम कर सकती हो, मगर जब कोई और वही चीज करे तो तुम उसे जज करती हो। उसने जीने की तरफ उंगली से इशारा किया। तुम जीनिया हाकिम, तुम धुंधला पड़ता हो जिसके पार कोई कुछ नहीं देख सकता। तुम्हें लगता है ये हर किसी का मुंह नोचने वाली आदत तुम्हें मजबूत बनाती है। बिल्कुल भी नहीं। तरस आता है मुझे तुम पे। तुम्हें लगता है ना रोकर लोगों की जरा जरा सी गलती भी उन्हें छोड़कर तुम मजबूत हो जाओगी। तुम खोखली होती जा रही हो। अपने आसपास लोगों की तस्वीर के नाम पे तजलील करना तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा। सॉरी बट नो सॉरी, ये बदतमीजी है। तुम बाउंड्रीज भी वहां बनाती हो जहां तुम्हें ट्रॉमा नहीं होता, वरना तो तुम्हें ठीक तरीके से हद कायम करना भी नहीं आती। उसका लहजा बुलंद नहीं था मगर वो तेज तेज बोलता रहा। सीनियर टुकर टुकर उसका चेहरा देखी गई। उसकी आंखों में शौक था। आप कितने मुनाफिक हैं मेहंदी गंभीर। मेरी ने करा कर आंखें मीच ली। आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है और आप अच्छा बनने का नाटक करते रहे हैं। वो बेयकीनी से बोली। मेरी अपनी जगह से उठाऊं। कुर्सी खींचकर एन सीनिया के दाहिने रुख पे लाकर रखी और बड़ी ही जूरत दलेरी के साथ गोद में धरा उसका हाथ अपने हाथ में लिया। नरमी से इस्तकाक से जीने ने हाथ छुड़वाना चाहा। मेरी ने उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में लिया। तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगी जीनिया, बहुत आगे। मैं जहां तुम्हें देख रहा हूं वो टॉप है, ऊंचा, आला। जर्द बल्ब की रोशनियां उनके चेहरे को मुनव्वर कर रही थीं। कुर्सी तिरछे रुख पे रखे मेरी गंभीर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए हुए था। लेकिन वहां तक जाने के लिए तुम्हें दिल नर्म करना होगा। तुम्हें लोगों को कीड़े मकोड़े नहीं, इंसान समझना होगा। तुम्हें बात करने के आदाब सीखने होंगे। तुम्हें लोगों को उनके लेवल पे लाकर समझाना होगा। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। क्यों? आप मेरे लिए कुछ भी क्यों चाहते हैं? मुझे नहीं पता। तुम ज़हीन हो, भूल लो। मेरी बेबस हो। फीलिंग्स भूजी नहीं जाती मिस्टर गंभीर। वो उसे जाने क्या पावर करवा रही थी। फिर इसे मेरा काम समझ लो। मैं लाइफ कोच हूँ। मैं क्या आप अपने हर क्लाइंट को इस तरह समझाते हैं? उसका इशारा अपने हाथों की तरफ था। ये स्पेशल सर्विसेज मेरी बीवी के लिए मुख्तस है। उसे गैर संजीदगी से कहा। सीनिया ने एक दफ़ा फिर अपने हाथ छुड़वाए। मेरी ने धीरे से गिरफ्त ढीली छोड़ी मगर हाथ नहीं छोड़े। आपको मेरी फिक्र है? नहीं, मैं प्ले बॉय हूँ, हर आती जाती लड़की का हाथ पकड़ लेता हूँ। वो हवा हुआ फिर गहरी सांस ली। आई एम सॉरी, मगर जो बातें मैंने कही हैं उन पर एक बार गौर करना। दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हमारे नबी करीम थे, मगर वो आजिज थे। वो साफ कोरा शीशा थे
जिनके सामने लोग अपना हाल और माजी खोल देते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका हक सुनना नहीं पड़ेगा। दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। वो भरी महफिल में भी लोगों की इस्लाह करते थे, मगर इस तरह कि उसकी सबकी ना हो, क्योंकि उन्हें बात करने का तरीका आता था। हज़रत हमज़ा की शहादत के बाद हर्ट वो भी हुए थे, मगर उन्होंने उनके कातिल को माफ़ किया, ये कहकर कि दोबारा वो उनके सामने ना आए। ताइफ के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, मगर वो उनके हक में दुआ करते रहे। बचपन उन्होंने अपने करीबी लोगों को खो दिया, माँ बाप, और फिर मुख्तलिफ किस्म के काम किए। उनका बचपन कोई बहुत अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन उन्होंने उसकी सज़ा किसी और को ना दी। उसे ज़रा तवक्कुफ़ किया, फिर गोया हुआ। सीरत तैयबा। मैं अपने लेक्चर्स सीरत तैयबा पढ़ने के बाद शुरू किए। मैंने लोगों की इस्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने के बाद शुरू की। मेरे अल्फाज लोगों के दिलों पे उतरते हैं, क्योंकि मैं जिस शख्स को फॉलो करता हूँ वो लोगों के दिलों में बसता है। वो सच्चा है, सादिक है, मुखलिस है, ज़हीन है। ज़िंदगी में अगर किसी से इंस्पायर होना है तो उनसे होना चाहिए। उसे जीनिया के ढीले पड़ते तासुरात देखी, अपनी आवाज़ मज़ीद नरम की। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सुकून की चाह की। तुम्हारा रवैया चंद दिन बर्दाश्त कर सकता हूँ, सारी ज़िंदगी नहीं। मैं आपसे अपने साथ रहने की भीख नहीं मांग रही, बल्कि मैं आपके साथ रहना कब चाहती हूँ। आज ये अल्फाज सिर्फ उसकी ज़ुबान ने कहे थे। दिल बगावत कर चुका था। मेरी ने उसके हाथ छोड़ दिए। तुम्हें मांगना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बहुत ऊंचा दिखता हूँ, बहुत आला। तुम नोबेल हो जीनिया हाकिम। तुम किसी हास को डिजर्व करती हो। मुझे हॉस्टल जाना है अभी के अभी। उसकी बात के जवाब में वो बेरूही से बोली। उससे बुरा लगा था कि वो हर बार अलग होने की बात करता था। क्या कोई हल नहीं था साथ रहने का? कोई एक जवाब? ठीक है, सीनियर हाकिम के अंदर खामियां थीं, लेकिन उन्हें ठीक भी तो किया जा सकता था। जुदाई वाहिद हल तो नहीं। तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है ना? मुझे हॉस्टल जाना है। वो अपनी जगह से उठी, बैग से पैसे निकालकर मेज़ पे पटकने के अंदाज में रखे। मैं पे कर रहा हूँ ना। मेरी को बुरा ही तो लग गया। वो बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गई। रुक जाओ, मैं ड्रॉप करूँगा। उसे सीनिया के रखे नोट उठाकर जेब में उड़स लिए, अपने पैसे मेज़ पे रखे और उसकी तरफ लपका। वो लड़ेगी, चीखेगी, जिद करेगी, मगर वो सुन लेगा, मना लेगा, नर्म कर देगा। उसे यकीन था खुद पे भी, अपनी सलाहियतों पे भी, और सीनिया हाकिम पे भी। एक साल में उसे सीनिया हाकिम का अंदाज, फातेही लहजा, बल्कि पूरा वजूद सीने पे नक्श कर लिया था, कभी न मिटने के लिए।